अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे खासकर हमारे जो बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं कतर के साथ। वहां पे अब एक डेवलपमेंट देखी गई है, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस बात को बड़ा एक हम कह सकते हैं सराहा है। इन्वेस्टमेंट आ रही है कतर से, यहाँ पर सरमायाकारी के जो अपॉर्चुनिटी हैं पाकिस्तान के अंदर उसको मद्देनजर रखते हुए कतर ने भी हमारी जो एक कंट्री है उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की है, खासकर पावर सेक्टर के अंदर, IT सेक्टर के अंदर, और हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है काफ़ी एक अट्रैक्शन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको दावत दी। और ख़ासकर एक पहले हिस्से के अंदर यानी कि फ़र्स्ट जो इनिशियल वे है इसके अंदर कतर ने तकरीबन $3 अरब की यानी कि $3 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है इसका अदा किया है, अग्रीमेंट साइन किया है। और यहाँ पर ख़ासकर टेक्निकल जो हमारे हम कह सकते हैं टर्म्स में वो ज़्यादा जो है वो एक इस मामले में तकनीकी ताउन के प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत कर दिए गए हैं, यानी कि ये अग्रीमेंट जो है बाकायदा तौर पे MOU साइन हो चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि जाम कमाल साहब मिनिस्टर मौजूद थे और उनकी प्रेजेंस में ये तमाम यानी कि ट्रेड मिनिस्ट्री के प्रेजेंस में ये तमाम चीज़ें हुई हैं। इट मीन्स कि सबसे पहले जो फ़रोग दिए जाने वाली एक ऑप्शन है वो है ट्रेड, इसको जो है सबसे पहले फोकस रखा जाएगा। तो आज हम ये बात करेंगे, खासकर हम देख रहे हैं IT के हवाले से, तो रीजन के अंदर पहले ही IT के हवाले से बहुत धूम है पाकिस्तान की, और इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट आएगी, मजीद इसमें जो है वो कोलैबोरेशन होंगे तो बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट होगा। आज हम ये बात करेंगे। और कतर जो है वो ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट शो कर चुका है हमारे माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर, तो रेकोडिक और हवाई अड्डों पे यानी कि जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी सरमायाकारी करने के लिए यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो आज वी विल टॉक अबाउट कतर इन्वेस्टमेंट, तमाम जो कतर की इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। खासकर हमने जो हमारे एक इंस्टिंक्ट्स अटैच हैं वो रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो रिलीजियस भी हमारे इंस्टिंक्ट्स अटैच हैं। ऑलरेडी GCC कंट्रीज़ में पाकिस्तान इज़ वेरी फेमस, हम बात करें UAE की, सऊदी अरब की, कतर की और ओमान की, तो ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं ये पाइपलाइन में इन्वेस्टमेंट जो है हमारे लिए ऑलरेडी रखे हुए थे। और अब जबकि ये तमाम चीज़ें हम कह सकते हैं इसके फुलफिल होने का वक्त आ चुका है, तो अब ये हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि इतनी जल्दी हो सके इससे फ़ायदा उठाया जाए। $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इनिशियली हमारे पास जो है वो आने वाली है और इसके तमाम चीज़ों पे अग्रीमेंट्स पे दस्तखत हो चुके हैं और IT सेक्टर इसमें ज़्यादा विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि कितना ज़्यादा हमारे लिए और सेक्टर्स के लिए भी ये विन विन सिचुएशन होगी, और साथ साथ खास कर अगर हम बात करें माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की तो इससे हम कैसे मुस्तफ़ीद होंगे। हम बात कर रहे हैं जब तमाम इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी डच जो एम्बेसडर हैं उनसे मुलाकात की है और यहाँ भी हमारे जो एक बायलैटरल रिलेशन है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ट्रेड के एस्पेक्ट्स को बढ़ाने के लिए और ख़ासकर हमारी जो B2B रिलेशंस हैं इसको ज़रा स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो गुफ्तगू की है। तो हम ये बात करेंगे, एक इकोनॉमिक रिपोर्ट देखते हैं, वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बैरूनी फंडिंग का तसलसल वतन अजीज के लिए नागुज़ीर है, क्योंकि ये तरक्याती मनसूबों के लिए माली वसाइल फराहम करने के साथ साथ रुपए के इस्तेहकाम और मईशत के एतमाद को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा करती है। पाकिस्तान को रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान बैरूनी फंडिंग में नुमाया इजाफा हुआ है, जो मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए एक मस्बत इशारा है। वजारत इक्तिसादी उमूर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितम्बर 2025 के दौरान पाकिस्तान को $1 अरब 81 करोड़ 56 लाख की बैरूनी फंडिंग मौसूल हुई, जो गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 39% ज्यादा है। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी फंडिंग में ये इजाफा पाकिस्तान की माली जरूरियात पूरी करने, तरक्याती मंसूबों की तकमील और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान $19 अरब 77 करोड़ से जायद की बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना लगाया है, जिसमें सऊदी अरब से $5 अरब और चीन से $4 अरब के डिपॉजिट शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि इन दोस्त ममालिक की माली मुआवनत न सिर्फ बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन को सहारा देगी बल्कि सरमायाकारों के एतमाद की बहाली में भी मददगार साबित होगी। जी, हमने इकोनॉमिक रिपोर्ट देखी है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ जमान साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। तौसीफ साहब,
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। पिछले इस वीक के अंदर अगर हम बात करें या इन 2-4 दिनों में हमने काफ़ी डेवलपमेंट देखी है और ख़ासकर ये बड़ा एक शाउट आउट क्रिएट हुआ था कि कतरी जो डेलीगेट है वो यहाँ पर आया हुआ है और इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में दावत दी गई है और इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो इसके हवाले से डिटेल बताइएगा। FPCCI ने भी उनको ऑनर दिया था और बहुत सारे चेंबर्स ने उनको दावत दी। तो क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की और ख़ासकर गवर्नमेंट की, फील्ड मार्शल साहब की ये तमाम कोशिशें जो है वो रंग ले आई हैं कि फाइनली हमारी जो FDI है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? दुरुस्त फरमाइए आपने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन। जो इससे पहले सऊदी जो एंगेजमेंट थी वो खासी रही। आपने देखा कि पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल का वफ्द इस्लामाबाद तशरीफ लेके आया और हर लेवल पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, SIFC, FPCCI सब लोगों से उनकी तफसीली मुलाकातें हुई। इसके बाद हमने देखा कि जद्दा मक्का में जो हलाल एक्सपो हुई जिसमें अगेन पाकिस्तानी वफ्द, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वहाँ पे तशरीफ लेके गए और उसकी एक्टिविटी को देखा कि वहाँ पे नए मौदे की बातचीत जारी है। साथ ही जाम कमाल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब एंगेज हुए। ये कतर की एंगेजमेंट 27 की कि जिसमें हमने देखा कि जो बातचीत जारी रखने का ना सिर्फ इत्तेफाक किया गया बल्कि एक नई कमेटी फॉर्म की गई है कि इन चीज़ों को लेके आगे चला जाए। इसके साथ ही 27 तारीख को दोबारा प्राइम मिनिस्टर रियाद तशरीफ लेके जा रहे हैं कि जहां पर हमारे गल्फ कंट्रीज के साथ और सऊदीया के साथ सरमायाकारी और तजारत की बातचीत को मजीद आके लेके चला जा सके। जो ये बैक टू बैक मुलाकातें हैं इससे चीज़ों में ना सिर्फ तसलसल आएगा बल्कि एक टीम वर्क का एहसास हो रहा है जहाँ पे कारोबारी बरादरी, हुकूमत, SIFC, फील्ड मार्शल साहब सारे मिलके जो चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं। हमने देखा कि जो अभी फौजी फर्टिलाइजर ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है अपनी रेवेन्यू में, जो कि तारीखी इस दफा के बिल्कुल। जो डिविडेंड्स है वो इन्होंने क्रॉस किया, माइलस्टोन स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्रॉस किया। इन सारे सिनेरियो में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो जब हम कतर की बात करते हैं, कतर से तकरीबन कोई 4 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट है LPG की और हमारी गैस की। दूसरी तरफ यहाँ से जो हमारी एक्सपोर्ट्स है वो 2-250 मिलियन डॉलर से नहीं बढ़ पा रहे। इसमें जो क्योंकि कुवैत आमतौर पे एक छोटा मुल्क है, पॉपुलेशन के लिहाज से छोटा मुल्क है तो उनकी इतनी खपत नहीं है, राइट। लेकिन जो ये कोलैबोरेशन है ये हमारे लिए बहुत अहम है। इसमें इसके दो ही हल निकलते थे। एक, हम उनको सरमायाकारी की तरफ लेके आए कि जब हम आपसे 4 अरब डॉलर का 3 से 4 अरब डॉलर का सालाना आपसे गैस की खरीदारी कर रहे हैं तो आपको से जस्टिफाई करना चाहिए कि इसके अगेंस्ट आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। यहाँ पे आप जो तेल और गैस का जो शोबा है इसमें सरमायाकारी करें और जो पाकिस्तान को मजीद मौके दिए जाए, अपनी मंडियों को आप खोलिए जिसमें IT का सेक्टर है, जिसमें टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, जिसमें एग्री सेक्टर है, कि जहां पर दोनों मुल्कों के जो बेहतरीन ताउन है उसको अमली जामा पहनाया जा सके, जहां पे दोनों मुल्क एक दूसरे की ना सिर्फ बाजू बने, ना सिर्फ दिफाई ताउन हो, ना सिर्फ तजारती ताउन हो, बल्कि मैं समझता हूं कि इसकी बुनियाद जो नताशा रखी जाएगी वो तालीम के मैदान से रखी जाएगी। जो राइट। इंसानी वसाइल की तरक्की है वो डिफाइन करेगी कि हम जो ये बैरियर है 200 से 300 अरब 300 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से कतर के लिए, इसको हम लेके आगे चल सके। जब हम अच्छा, इस चीज के लिए बिल्कुल मैं सही फरमाया प्रपोज आपने। करूंगा। मैं तौसीफ साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब ये 6th सेशन ऑफ पाक कतर जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन देखा गया, इसमें हमारे मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, ट्रेड मिनिस्टर जाम कमाल साहब, और कतरी ट्रेड मिनिस्टर भी मौजूद थे। आइडिया ये था कि ट्रेड के हवाले से एस्पेक्ट्स जो हैं वो एक्सप्लोर किए जाएं। अब हम देख रहे हैं कि रेकोडिक में उनका इंटरेस्ट शो हो रहा है। रेकोडिक में वो चाहते हैं कि अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो लाएं और खासकर एयरपोर्ट्स में वो स्टेक्स भी चाहते हैं। तो इसके हवाले से भी बताइएगा कि ये जो एक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की और एक कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल और जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, तो हमारे पास जो एजुकेशन आपने जिक्र किया, एनर्जी के हवाले से, IT के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं,
इसमें नियर फ्यूचर हम कैसे फ़ायदा उठा सकेंगे? और जब वो एयरपोर्ट्स वगैरह के अंदर स्टेक्स लेंगे, तो इसके बाद हमारे पास जो एयरपोर्ट्स में इंटरनेशनल तर्ज का हो जाएगा, या क्या चीज़ें होंगी जो हम एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठाए? क्योंकि आइडिया तो यही है ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी फ्लरिश करे। जी, और इस सब का जो नताशा यकीन जानिए जो सफर शुरू होगा वो इंसानी वसाइल की तरक्की से शुरू होगा। हम अगर तालीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कतर को वैल्यू एडेड जो ह्यूमन रिसोर्स है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। राइट। हमारी लेबर जो है वो ज्यादा रेवेन्यू लेके आ सकेगी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जब कतर का एक वसी तजर्बा है उन्हें तेल और गैस की जो प्रोडक्शन में उसकी प्रोसेसिंग में हमारा इंसानी वसाइल, अगर हम कतर से ऑयल एंड गैस में हम अपने इंसानी वसाइल को तालीम और तरबियत दिलवा सके तो उससे हमें बूस्ट आएगा इस मुल्क में अपने वसाइल को तरक्की देने के लिए। राइट। जो रिकॉर्ड एक है ये तो EL5 और 6 है, एक्सप्लोरेशन 5 और 6 है। इस जगह यहाँ पर हमारे पास और लाइसेंसेस मौजूद हैं कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। जो जिसका मैंने पहले भी अर्ज किया था, रिकॉर्डिक की अच्छी चीज ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है डॉक्यूमेंट हो गया। इस वजह से चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो कतरी हो या बाकी लोग हो, या हमारे लिए एक ईज है कि जब हमसे कोई कहता है कि प्रोजेक्ट कौन सा अवेलेबल है तो हमारे पास फिजिबिलिटी मौजूद है वो हम सामने रख देते हैं। लेकिन वो एक फिजिबिलिटी हम कितने लोगों को देंगे? बिल्कुल। 50% रिकॉर्डिक में चला गया आपके बराक गोल्ड को, 25% चला गया गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान को, 25 में से 16-17% फेडरल। आपने सऊदी हुकूमत को मादन को दे दिया। तो राइट। इसका जो हल ये नहीं है कि हम मादन को ओवर सेल करें, इसका हल ये है कि हम नए जो हमारे कॉपर के और सोने के जखायर हैं उन्हें डेवलप करें, उसके लिए अपने एग्जैक्टली। इंसानी वसाइल डेवलप करें। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पॉलिसी लेवल है यहाँ पे गैप आता है हमारा कि हमारे जो मादनी शोबा है इसमें हम जहाँ पे लैग कर रहे हैं वो हमारे पॉलिसी इंटरवेंशन है। अगर हम अपनी पॉलिसी लेवल को इन लोगों से तरबियत दिलवाएं, जहां पे मैं प्रपोज कर रहा हूँ, हमारी कतर से बातचीत भी जारी है कि इम्पैक्ट एकेडमी कायम करें कि जहां पर 200 लोगों को ट्रेन किया जाए कतर और पाकिस्तान के दरमियान डीप इनसाइट क्या हमारी स्ट्रेंथ्स है और क्या बॉटल नेक्स है कि जहां पर चीजें आके रुकती हैं। हो सकता है वो जबान का हो तौसीफ सकता साहब, है वो। फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी कहा गया है कि फूड सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए कतर में। पाकिस्तान के पास ये एक रूम है कि वो अपनी फूड सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें जो है वो सेट कर सकता है। खासकर हम एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ा सकते हैं, राइस के हवाले से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से वी हैव द अपॉर्चुनिटी। और ख़ासकर अभी याद होगा आपको लेदर के ऊपर बहुत काम हुआ है, स्पोर्ट्स गुड्स है हमारे पास, तो हमारे पास भी बहुत कुछ है। हमारी भी बास्केट जो है वो, अगर एक्सपोर्ट बास्केट की बात करें तो वो एक कन्वेंशनल और अब अनकन्वेंशनल आइटम से भर रही है। तो आपको लगता है कि दूसरा ये कि हमारा जो एक कराची पोर्ट से हमाद पोर्ट, यानी कि वो जो 5 से 6 दिन लगते हैं यहाँ पर सामान जो है वो लॉजिस्टिक्स जाने में, तो इसको एक आइडियल रूट करार दिया गया है। इसके हवाले से भी बताएं कि हम कैसे मजीद जो है वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है फूड सिक्योरिटी के लिए, कि हम कौन कौन से आइटम्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ये भी हमाद जो यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ पे नर्सिंग की कॉलेज है वो खोल रहे हैं इस्लामाबाद में। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये जो कनेक्टिविटी है ये अहम है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी चीज नताशा वो ये है कि जो गल्फ के स्टैंडर्ड्स हैं एग्रीकल्चर के और फूड के, जब राइट। तक हमें वो तरबियत नहीं मिलेगी कि उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, वो क्या प्रैक्टिसेस हैं कि जिनसे हम उन स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके। क्या बिल्कुल। हमारा जो दूध है वो उस स्टैंडर्ड से पूरा उतर सकता है जो मिडिल ईस्ट में एक्सेप्टेबल हो? इस चीज के ऊपर यहाँ पे आके हमारी एक्सपोर्ट से बॉटल नेक आ जाता है। तो जब अपने हम ह्यूमन रिसोर्स को उन स्टैंडर्ड्स पे ट्यून कर देते हैं, उनकी तरबियत कर देते हैं, तो खुद ब खुद वो इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट्स हमारे लिए खुल जाएंगे। तो जब तक हम वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेंगे, उन्हें नहीं समझेंगे, अपने इंसानी वसाइल को उस लेवल पे नहीं लेके आएंगे कि जो उसे डिलीवर कर सके, हमारी एक्सपोर्ट्स में ये बैरियर रहेगा। जिस तरह मैं अर्ज करता चलूं, सेंट्रल एशिया में केला मुद्दतों से लैटिन अमेरिका से आ रहा है। अब हमारी पूरी कोशिश है कि ये आधे घंटे की 1 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से, 4 दिन का रास्ता है यहाँ से बिश्कीक जो है केला पहुंच सकता है। लेकिन हमारे यहाँ केले को हैंडल करने की तरबियत मौजूद नहीं है।
हम जितना रफली उसे हैंडल करते हैं, आयरन रिच होता है, ये पेरिशेबल उससे आइटम्स के स्क्रैच आता है, हवाले वहां से से काला हो जाता है। एग्जैक्टली तौसीफ साहब, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होनी भी चाहिए और कोई ना कोई इनिशिएटिव दरकार है। वेल, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, डिटेल डिस्कशन कर रहे थे इकोनॉमी के हवाले से, पाकिस्तान कतर रिलेशनशिप के हवाले से हम बात कर रहे थे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में माली साल में जो ये फिस्कल ईयर गुजर रहा है और इसकी पहली क्वार्टर है, इसके अंदर बैरूनी फंडिंग तकरीबन 39% बढ़ चुकी है, यानी कि ये एक बड़ा ही हम कह सकते हैं कि मुस्तहकम और एक स्टेबिलिटी के साथ जो ईयर स्टार्ट हो रहा है। और इस साल के अंदर इस फिस्कल ईयर के स्टार्ट से ही चीज़ें जो है वो बहुत एक विन विन सिचुएशन में है, पॉजिटिव सिचुएशन में है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। 39% बैरूनी फंडिंग यानी कि FDI का आना, एक पॉजिटिविटी प्रिवेल होना और ख़ासकर हम कह सकते हैं कि डॉलर का जो है एप्रिसिएशन, रुपये की एप्रिसिएशन हो रही है, डॉलर जो है हमारे पास है मौजूद। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के रिजर्व्स में जो इजाफा करते हुए दिखाई दे रही हैं। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और ख़ासकर ECC के हवाले से आपको बताएं कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। गाड़ियों के हवाले से आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है, वो ये कि इसकी दरामदी पॉलिसी में तरामीम समेत 9 नुकाती एजेंडा जो है उस पर गौर होगा। क्या क्या चीज़ें होंगी वो आपको हम इसकी डिटेल्स भी बताएंगे। ऑफ कोर्स अगर हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट बेस्ड कार्स की, तो यहाँ पर एक कंपटीशन भी बढ़ जाता है। इंपोर्ट कार्स से जो है वो हम टैक्स के हवाले से एक अच्छी अमाउंट क्रिएट कर पाते हैं, गवर्नमेंट की किटी में अच्छे पैसे आते हैं। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे कौन कौन से इसमें क्लॉजेज ऐड किए जाएंगे, क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे, आम लोगों के लिए क्या फ़ायदा होगा और क्या जो है वो चीज़ हमें इसको फुलफ़िल करना होगी। और साथ साथ हम बात करें इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से भी एक अच्छे नंबर्स जनरेट हो चुके हैं पाकिस्तान में, वो आपको बताना ज़रूरी है। तकरीबन 76,000 से तजावुज़ कर गई है इसकी तादाद। इट मीन्स कि यहाँ पर गाड़ियों की तादाद में डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है और हम एवरी मंथ ये नंबर चेंज होते हुए देख रहे हैं। और अब हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं कि 76,000 से तजावुज़ कर गई हैं कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स जो पाकिस्तानीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसके हवाले से और हम बताएंगे आपको एक इंटीमेशन वो इस चीज़ की कि टैक्स फ्रॉड करने वालों के लिए एक बुरी खबर है, वो ये कि टैक्स फ्रॉड जो करते हैं या इसमें मुलव्विस पाए जाते हैं उन ताजिरों की गिरफ्तारी से कबल ताजिर तंजीमों से बातचीत की जाएगी, लेकिन उनको थोड़ा सा जो है वो अब क्रैकडाउन उनके ऊपर होगा। ये FBR की जानिब से जो है वो एक इनिशिएटिव है और ये स्टेप्स इसलिए भी लिए जा रहे हैं कि आपको याद होगा कि 30 सितंबर जो हमारी फाइलिंग की डेट थी, रिटर्न फाइलिंग की, वो रखी गई थी। फिर उसके बाद उसको 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया था और तकरीबन 15 अक्टूबर तक इस डेट को बढ़ा के अब जो है वो रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है ख़त्म हो चुकी है। और अब वक्त आ गया है कि वो लोग जिन्होंने फाइलिंग नहीं की या जो टैक्स छुपाते हैं, चुराते हैं, तो उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा। तो अब ये वक्त शुरू हो चुका है। इसलिए कहा जा रहा था कि टैक्स फाइल करना चाहिए, कोई लेट हो गई है तो लेट फीस के साथ या कोई ना कोई आप FBR से परसू कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको अपनी ड्यूटीज़ याद रखनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी, एज अ गुड पाकिस्तानी। वी हैव अ गेस्ट इन लाहौर स्टूडियो, उनको वेलकम करेंगे, तमाम टॉपिक से बात करेंगे। जवाद रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान में ख़ासकर जो अब FBR से ही मैं स्टार्ट करूंगी कि टैक्स फ्रॉड के हवाले से ये एफर्ट की जा रही है, स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि टैक्स बेस बढ़ना चाहिए और जो ताजिर बरादरी से लोग जो है वो मुलव्विस पाए जाएंगे फ्रॉड के अंदर या टैक्स चोरी के अंदर, उनकी गिरफ्तारी से पहले उनकी तंजीमों से मुज़ाकरात किए जाएंगे, लेकिन गिरफ्तारी होगी, क्रैकडाउन होगा। इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी देखें, जब FBR ने ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो हमारे जो ताजिर हजरात थे वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे। FBR उनके ऊपर FIRs करती हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो FBR ने एक वे आउट बनाया कि इसको उनके जो ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे हैं उनको ऑन बोर्ड किया, जिसमें FPCCI, लाहौर चैम्बर, मुल्तान चैम्बर, कोयटा चैम्बर, सरहद चैम्बर, इस तरह के तमाम जो नुमाइंदे हैं उनसे नुमाइंदे लिए, एप्टमा का नुमाइंदा लिया और उनसे कहा कि आपके नुमाइंदे आप नॉमिनेट करेंगे, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे। जो इनलैंड रेवेन्यू का कमिश्नर होगा वो किसी FIR करने से पहले उनके साथ पहले बैठ के बात करेगा सारी चीज़ें और फिर उनकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, और ताकि कोई इस तरह का
एलिमेंट ना जाहिर हो कि एफबीआर जो है बिजनेस कम्युनिटी को स्क्रू कर रहा है, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, अनड्यू प्रेशर कर रहा है, कोई इस तरह का इमेज क्रिएट ना हो। यही वजह है कि आपका पहला क्वार्टर जो हमारा गुजर चुका है उसके अंदर अभी तक एफबीआर ने पूरे पहले क्वार्टर के दरमियान कोई भी एफआईआर किसी भी ताजिर या बिजनेस के ऊपर नहीं काटी। लेकिन अब इसके बाद ये अंदिया क्लियर दे दिया था, अब उनकी नुमाइंदगी आ जाएगी, उनके नॉमिनेशंस आ जाएंगी और वो लोग होंगे जिनकी अपनी टैक्स आइडेंटिटी बहुत अच्छी होगी, इंटीग्रिटी होगी और वो अपने टैक्स फाइलर्स होंगे जो उनके नुमाइंदे होंगे। और जब एफबीआर किसी भी केस के ऊपर इनिशिएट करेगा तो वो उनके साथ जिसके ऊपर भी टैक्स का केस चोरी होने का या टैक्स कम जमा करवाने का केस इनिशिएट होता है तो वो जो नुमाइंदा होगा ताजे तंजीमों का वो एफबीआर के साथ उसमें बैठेगा मीटिंग्स में, जो कोई इन्वेस्टिगेशंस होंगी, मामलात होंगे, ताकि ये चीज़ क्लियर हो कि मैं अगर कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं ताजिर हूँ और मैंने कोई मेरे ऊपर कोई केस बनाया, कोई एफआईआर बनी है, तो मैं ये ना कहूँ कि मेरे साथ एफबीआर ज्यादती कर रहा है। नुमाइंदे मेरे मौजूद होंगे उस मीटिंग के अंदर, वो जानते बूझते सारी चीज़ें देखते हुए फैसले होंगे, ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी। और जो हमारा टैक्स कलेक्शन का जो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे तमाम सेगमेंट्स जो है अपना अपना ड्यू टैक्सेस जमा करवाएं, वो अपने अपने टैक्सेस के अंदर जमा करवाएंगे और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर होंगी। अच्छा जवाद साहब, ये भी बताइएगा कि ईसीसी का इजलास हुआ है और इंपोर्टेड कार्स की अब हम कह सकते हैं इजाज़त दे दी गई है, ये नाफिजुल अमल 2026 से होगा और साथ साथ इसके ऊपर तकरीबन 40% ड्यूटी आयद की गई है इंपोर्टेड कार्स के ऊपर। अब ऐसा नहीं कि 5 साल पुरानी कार्स हों, बस एक अच्छी कंडीशन जो है वो वेरी करती है। क्या लगता है आपको कि कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा, इससे आम लोग कैसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, गाड़ियों के हवाले से कॉम्पिटिशन कैसा रहेगा, और दूसरा ये कि ये जो 9 नुकाती एजेंडाज हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होंगी जो वाज़े तौर पे एफबीआर भी देख रहा है इसके हवाले से, क्योंकि इसमें रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से भी एस्पेक्ट है, ये बताइएगा। जी, इसके अंदर ईसीसी ने जो फैसला किया है कि अभी जो 2026 तक जो गाड़ियाँ आएंगी वो 5 साल तक की जो ओल्ड जो गाड़ी आएगी और उस पर प्लस 40% रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई है। अब सिचुएशन ये है कि पहले जो इनिशियल डिसीजन हुआ था उसके अंदर ये था कि कोई भी गाड़ी पुरानी जो फिट एंड प्रॉपर टेस्ट होंगे उसके मुताबिक होगी, जो माहौलियाती आलूदगी और बाकी जो टेस्ट हैं उसके मुताबिक करके इंपोर्ट की जाएगी। लेकिन 1 साल के लिए उसको डेफर किया गया है, 2026 तक 5 साल तक की पुरानी गाड़ी आ सकेगी और उसके ऊपर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी है जो हर आने वाले साल में 10% कम होती जाएगी और 2030 तक वो रेगुलेटरी ड्यूटी जीरो हो जाएगी। क्योंकि हमारे नेशनल टैरिफ कमीशन ने भी ये सुजेस्ट किया था कि हमने इसको रेगुलेटरी ड्यूटी को जीरो करना है, क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन भी थी, तो हमने उसको फॉलो किया है। पहली चीज तो ये है कि हमने 2026 तक 5 साल तक की पुरानी गाड़ी आएगी और 2026 के बाद हमारी कोई भी पुरानी गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा सकेगी। ये एक पॉलिसी डिसीजन हुआ है। दूसरी बाकी चीजें उसके अंदर ईसीसी के अंदर वही है कि हमने जितनी भी गाड़ियां कोई इंपोर्ट होनी है वो इस तरीके से इंपोर्ट होनी है कि हमारी लोकल मार्केट में कंपटीशन रहे और कोई जैसे ऑब्सलीट गाड़ियां पाकिस्तान में आने ना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से हम ऑलरेडी जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं माहौलियाती आलूदगी के, वो हमें और फेस ना करने पड़े। तो ये वो डिसीजन हुए हैं जिसके साथ बहुत बड़ा एडवांटेज जो है गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू के कलेक्शंस को भी देख रही है कि जब इंपोर्टेड गाड़ियां आती हैं तो हमारे एक अच्छा रेवेन्यू एक्सचेकर को कंट्रीब्यूट होता है और लोकल मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होता है। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है ओवर द ईयर्स, हमारी जो लोकल गाड़ी प्रोड्यूस होती है, लोकल मार्केट में सेल होती है, वो यूजली 1 जनरेशन 2 जनरेशन पुरानी होती है, जबकि ग्लोबल मार्केट में वो नेक्स्ट जनरेशन गाड़ी अवेलेबल होती है। तो जब आपकी यूज गाड़ी इंपोर्ट होकर आना शुरू हो जाएगी तो उससे जो जनरेशन गैप खत्म होगा और हमारी जो इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही हैं, असेंबल कर रही हैं, उनके ऊपर प्रेशर होगा कि वो पाकिस्तान में भी लेटेस्ट जनरेशन की गाड़ीज को असेंबल करें और इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वो कस्टमर को बेहतर गाड़ी मिल सके और उनको कंपटीशन में अपने आप को मेंटेन करना पड़ सके। अच्छा जवाद साहब, गाड़ियों की ही बात हो रही है और ऑटो सेक्टर की फाइनेंसिंग में भी बहुत इजाफा हुआ है इस साल, हमने देखा है। ऑटो सेक्टर में खासकर हम ईवी कार्स के हवाले से बात करें या ई व्हीकल्स में तकरीबन 76,000 कार्स इनकी तादाद हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि एक कंट्री के अंदर इतनी जल्दी पेनिट्रेशन हुई है ईवी कार्स के हवाले से, कितना इंपॉर्टेंट है 76,000 का जो एक नंबर है, इससे भी तजावुज कर गई हैं ईवी कार्स। देखें, पाकिस्तान के अंदर ना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में अडॉप्शन रेट जो न्यू टेक्नोलॉजीज का हमेशा से
बहुत बिल्कुल। अच्छा है। वो बेशक हम ईवीज देख लें या हम दूसरी मोबाइल टेक्नोलॉजीज देख लें या कंप्यूटर Exactly. टेक्नोलॉजीज देख लें, किसी भी टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान में अडॉप्शन रेट बहुत अच्छा है। यूथ जो है हमारी ज़्यादा है, यूथ इम्पल्स ज़्यादा है, वो इसको क्विकली अडॉप्ट करता है चीज़ों को। उसी तरह हमारा जो यूज़र जो है हर नई आने वाली टेक्नोलॉजी को वेलकम करता है, उसको अडॉप्ट करता है। तो यही वजह है कि अगर हम देखें इन शॉर्ट स्पैम हमारी 72,000 76,000 क्रॉस कर गई है, और ये कहा जा रहा है कि अगले साल तक हमारी जो स्पेशली जो हम इसको साइलेंट रेवोल्यूशन कहेंगे ईवी में, वो हमारा 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो कह रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा। पंजाब से बेताशा डिमांड आ रही है, लोकल सैम्पलिंग शुरू हो चुकी है, गवर्नमेंट रेगुलेटरी पॉलिसीज और डिफरेंट पॉलिसीज लेके आ रही है, जिसके अंदर आने वाले सालों में जो आपकी बैटरीज, क्योंकि ईवी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैटरी है और मोटर है, तो उन दोनों चीज़ों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। पॉलिसीज लेके आई जा रही हैं कि वो अगले 2-3 सालों में लोकली हमारी बैटरीज भी प्रोड्यूस हों और स्पेयर पार्ट्स भी जो है पाकिस्तान के अंदर ही प्रोड्यूस हों। तो जब ये चीज़ें लोकली प्रोड्यूस होंगी तो 2-3 चीज़ें इसका फायदा होगा कि एक तो आपकी कॉस्ट जो है उसकी कम होगी, जो अभी रिलेटिवली हम देखें तो ज़्यादा है, और उसके साथ साथ कॉस्ट कम होने के साथ साथ न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और हमारी एक पूरी वेंडिंग इंडस्ट्री नीचे डेवलप होगी। और नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ और न्यू टेक्निक्स जो है हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो डेवलप होंगी। ये एक हमारा एक ये सेगमेंट है। दूसरा हमारा 4 व्हीलर्स का है, उसके अंदर अगर आप देखें ग्लोबली इसके अंदर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रोज नई नई खबरें आती हैं। आप देखते हैं कि एचईवीज जो हैं उनकी अडॉप्शन किस तरह चल रही है, ट्रू इलेक्ट्रिक की किस तरह चल रही है, हाइब्रिड की किस तरह चल रही है। तो हम उस चीज़ में दुनिया में इस वक्त पीछे नहीं है। दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर डेवलप हो रही है, हमारे पाकिस्तान में उसकी अडॉप्शन इमीडिएटली हो रही है और वो चीज़ पास ऑन हो रही है। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि हम जो पहले भी बात कर रहे थे कि हमारी जो रेगुलर कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं, पेट्रोल या डीजल, तो हमारी जनरेशंस गैप्स होते थे गाड़ी के पाकिस्तान में और इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन जब हम एचईवी की बात करेंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करेंगे, तो उसके अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान में वो गैप्स नहीं होंगे। जो ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट में गाड़ी अवेलेबल होगी, पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगी। और यही सबसे बड़ी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसी की कामयाबी होगी कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की ईवीज और एचईवीज जो हमारे पास अवेलेबल होंगी, और उससे हमें जो हमारा कंज्यूमर है वो भी बेनिफिट करेगा और हमारी इंडस्ट्री भी फ्लोरिश करेगी। हमारा कंज्यूमर भी फायदा उठा सकेगा और हमारी इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश करेंगी। वेल, थैंक यू सो मच जवाद रिजवी साहब, हमारे साथ मौजूद रहे आप, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी खबरें हमारे सामने आई, खासकर हमने पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से बात की। वहीं हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी आई कि हमारे लिए चीज़ें जो है वो फिस्कल ईयर में फर्स्ट यानी कि क्वार्टर में ही अलाइन होती हुई दिखाई दे रही है। अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक 100 इंडेक्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रहा। सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,64,590.41 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 1,65,025.85, लोअर वाज 1,63,041.97 एंड फाइनली क्लोजर 1,63,304.13। आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और 1200 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन यानी कि 1286 पॉइंट्स का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। ये कह सकते हैं हम कि आज के दिन भी पोजीशंस जो है वो ऑफलोड होती हुई दिखाई दी। नेक्स्टली हमारे पास कमोडिटीज अपडेट्स भी हैं, देखते चलते हैं। सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,39,190 रुपीज़ गोल्ड पर 10 ग्राम, 3,76,935 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $4,142.37। हाईली फ्लक्चुएटेड गोल्ड दिखाई दे रहा है। 61.92 ऑयल WTI की प्राइस रही पर बैरल की, जबकि ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $66.02। गोल्ड के प्राइसेस के हवाले से हम बात कर सकते हैं। लोकल मार्केट में कल हमने एक ह्यूज जंप देखा था डाउनवर्ड, आज हमने एक देखा है जंप लिटिल बिट बट 10,000 पॉइंट्स का अपवर्ड। करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं जी। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 326.05 रुपीज़, सेलिंग वाज 326.63। नेक्स्टली यूके पाउंड बाइंग रही 374.25, सेलिंग वाज 374.92। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.9, सेलिंग वाज 281.4 एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 39.41, सेलिंग वाज 39.48। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं आज की मार्केट में क्या रहे। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.9, सेलिंग वाज 75.03। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.5, सेलिंग वाज 76.63। कतरी रियाल बाइंग रही 77.45, सेलिंग वाज 77.59 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 916.3, सेलिंग वाज 917.93। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।